हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी फिर एक बार आपके सामने। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नित रोज एक नई जानकारी आपको ज़रूर मिलेगी। मैरिज एस्ट्रोलॉजी की मेरी एक लंबी सीरीज चली आ रही है और कई लोग तो कमेंट करते हैं कि मैं मैरिज पे इतने ज़्यादा वीडियोस क्यों अपलोड करता हूँ। क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे मालूम है किस बात से लोग बहुत परेशान हैं। तो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट पर जो भी क्वेश्चंस वो लेकर आते हैं और यूट्यूब चैनल के थ्रू लोग जो भी रिक्वेस्ट करते हैं, मैं उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरा केवल मैरिज पर है, एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिस पर मेरे इस चैनल पर कंप्लीट आपको एजुकेशन पर्पज से वीडियोस ना मिलें। आप देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी वीडियोस मिलेंगे। टाइमिंग ऑफ मैरिज की, क्योंकि मेरी एक कोर्स चल रहा है और भी कई सारे कोर्स चल रहे हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें 9013798899 पर। तो मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। अब टाइमिंग ऑफ मैरिज में सबसे बड़ा इशू आता है, जो ज़्यादातर लोग जिनकी कुंडलियाँ आती हैं वो एज एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस कर चुकी होती है। और मेरे पास तो 55 ईयर तक के लोगों की कुंडलियाँ भी आती हैं कि हमारी मैरिज को टाइम करिए। अब टाइम तो हम तभी करेंगे जब मैरिज होने के चांसेस हों, प्रॉमिस हो कुंडली के अंदर। तो बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में नो मैरिज योगा होते हैं और ये देखना किसी के भी बस की बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। उसके लिए एक एस्ट्रोलॉजर को बहुत लंबा एक्सपीरियंस चाहिए। जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर हैं वही कुंडली में देख पाते हैं कि नो मैरिज योग बन रहा है नहीं बन रहा है। और 0.0001% कुंडलियों में ही ये योग बनते हुए नजर आते हैं और कई बार नो मैरिज योग होने पर भी मैरिज हो जाती है। इसलिए नो मैरिज डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट है। फिर भी मैंने अपने रिसर्च वर्क के बेस पर कुछ एक कॉम्बिनेशंस यहाँ पर लेकर आया हूँ जो जनरली उन लोगों की कुंडलियों में पाए जाते हैं जिनकी मैरिज नहीं होती। मगर ऐसा नहीं है कि ये योग हैं तो उसकी मैरिज नहीं होगी। उन लोगों की कुंडलियों में ये योग मिलते हैं जिनकी मैरिज नहीं होती, डिनायल ऑफ मैरिज जिनकी कुंडलियों में होता है। तो इसमें सबसे पहला जो मैंने पॉइंट यहाँ पर दिया है, ए वेरी फ्यू चार्ट हैव दीज कॉम्बिनेशंस। इट डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स। जो मैरिज होगी या नहीं होगी केवल पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पर डिपेंड नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। ओवरऑल आपकी जन्म कुंडली को एनालिसिस करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि मैरिज हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन नहीं है जिसके बेस पर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको ये बता दे कि आपकी कुंडली के अंदर डिनायल ऑफ मैरिज है। मेन कॉम्बिनेशंस की हम बात करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, अब इसको ध्यान से सुनिए। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें लोग बताते हैं, मगर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ और उसमें एक एक पॉइंट को आपको नोट करना है। एसोसिएशन ऑफ सेवेंथ लॉर्ड विद 2 और मोर मेलिफिक प्लैनेट्स। जो सेवेंथ लॉर्ड है सप्तमेश, उसका 2 या उससे ज़्यादा प्लैनेट से एसोसिएशन होना चाहिए। अब एसोसिएशन कैसे होगा? या तो वो 2 या 2 से ज़्यादा मेलिफिक प्लैनेट के साथ बैठा हो, या और मेलिफिक यहाँ पर जो भी मैं वर्ड बोलूँगा वो ध्यान रखेंगे, फंक्शनल मेलिफिक होगा। ये हर एक कुंडली के लिए फंक्शनल मेलिफिक अलग अलग होते हैं। आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए तभी आप इसे कर पाएंगे। नहीं तो आप मेरा फंक्शनल बेनिफिक मेलिफिक का पहले वीडियो देखिए, समझिए कौन फंक्शनल बेनिफिक होता है कुंडली के लिए, कौन मेलिफिक होता है। तो सेवेंथ लॉर्ड पर 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल मेलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होना चाहिए। अब एसोसिएशन को आप कंजंक्शन या आप उसको एस्पेक्ट भी मान के चल सकते हैं, उसके साथ युति बना के बैठे हों या उसे देख रहे हों। सप्तमेश की बात कर रहा हूँ। दूसरा कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत कुंडलियों में मिलता है। अब केन रावसर की कुंडली देखोगे उसके अंदर भी ये कॉम्बिनेशन है पार्सली। एक्सॉल्टेड जुपिटर हो कुंडली के अंदर, जुपिटर धर्म का कारक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको वो लेके जाएगा। और एक्सॉल्टेड या उच्च का गुरु है तो वो आपको और भी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएगा। तो ऐसा पर्सन मैरिज करना ही नहीं चाहेगा। और उस पर वो यदि गुरु के केतु के साथ बैठ जाए, एक्सॉल्टेड जुपिटर विद केतु,
ये पूरा एक तरीके से आपको धर्म की तरफ ले जाने का एक योग है, तो वो आपको बिल्कुल डिटैच कर देगा, मैरिज करने ही नहीं देगा। आपका मैरिज की तरफ से मोह भंग हो जाएगा। ऐसा नेटिव मैरिज करने की कोशिश नहीं करेगा। उसके परिवार वाले कितनी भी कोशिश करेंगे, वो कुछ ना कुछ बहाने बनाता रहेगा, और वो या लड़की पसंद नहीं करेगा, लड़का पसंद नहीं करेंगे, या जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, पढ़ाई कर रहा हूँ, लिखाई कर रहे हैं, इस तरीके के बहाने वो लगाता रहेगा, और उसकी एज निकलती जाएगी। इसके बाद वो कहेगा मैं सेट होऊंगा, यदि उसकी कुंडली के अंदर एक्सॉल्टेड जुपिटर और केतु है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, जरूरी नहीं है धार्मिक स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए, वो किसी डीप रिसर्च में इन्वॉल्व हो जाएगा, मगर उसका इस पार्ट की तरफ, अपनी बॉडी के इस हिस्से की तरफ, अपनी मैरिज की तरफ, परिवार की तरफ बिल्कुल भी डिटैच हो जाएगा। वो जिस मर्जी वजह से हो, वो चाहे आइंस्टाइन बन जाए या के.एन. राव सर बन जाए, जो कि एस्ट्रोलॉजी की तरफ डाइवर्ट हो गए थे, मगर वो मैरिज की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। और उनका कनेक्शन यदि 7th हाउस से हो जाए तो और भी सोने पे सुहागा हो गया है। ये हाईली स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन है कि एक्सॉल्टेड जुपिटर विद केतु एंड देयर कनेक्शन विद द 7th हाउस। 7वें भाव से यदि कनेक्शन हो जाए, जैसे जुपिटर एक्सॉल्टेड 7th हाउस में ही बैठ जाए विद द केतु, तो उसकी मैरिज होने की बहुत कम पॉसिबिलिटी होगी। सो इट इज हाईली स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन। ऐसा पर्सन हाईली स्पिरिचुअल होगा, ड्यू टू हिज स्पिरिचुअल नेचर या हर स्पिरिचुअल नेचर वो मैरिज नहीं करेगा। थर्ड कॉम्बिनेशन है कनेक्शन ऑफ वीनस विद केतु इन 7th और 8th हाउस। 7वां भाव मैरिज का भाव होता है, 8th हाउस आपका मांगल्य का भाव होता है, मांगलिक कार्यक्रम का भी भाव होता है। यदि कनेक्शन शुक्र का हो जाए केतु के साथ, क्योंकि शुक्र मैरिज का कारक होता है फीमेल और मेल दोनों के लिए, और यदि शुक्र का कनेक्शन केतु के साथ हो जाए तो केतु भी उसको डाइवर्ट कर देगा और मैरिज नहीं होने देगा। और वो खास तौर पे यदि 7वें और 8वें भाव के अंदर शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन किसी भी नेटिव की कुंडली के अंदर हो, तो आप देख सकते हो कि ऐसे नेटिव की या तो मैरिज होगी नहीं, या होगी तो वो थोड़ा डिफिकल्टी से होगी, वो परेशानियां करेगा। केतु जनरली उस पर्सन को एग्री ही नहीं होने देगा। तो आज के समय पर बहुत सारी ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेंगी कि वो लड़के या लड़की तैयार ही नहीं होते मैरिज करने के लिए, चाहे वो उनके पेरेंट्स कितनी भी ट्राई कर लें। 4th वन कॉम्बिनेशन, इफ टू बेनिफिक विद केतु इन 7th एंड 8th हाउस। ये मैं यहाँ पे जो भी कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, फंक्शनल की बात कर रहा हूँ, या केतु के साथ 2 बेनिफिक प्लेनेट बैठ जाए, शुभ ग्रह कुंडली के लिए 2 बेनिफिक प्लेनेट यदि 7th और 8th हाउस में केतु के साथ बैठ जाएं। थर्ड कॉम्बिनेशन में शुक्र बैठ रहा है। एक्चुअली शुक्र को हम क्या करते हैं, नेचुरल बेनिफिक मानते हैं, वो एक अलग कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ 4th कॉम्बिनेशन में वो जो 2 बेनिफिक की बात कर रहा हूँ, दे आर फंक्शनल बेनिफिक। कुंडली के लिए अलग अलग लग्नों के लिए अलग अलग प्लेनेट फंक्शनल बेनिफिक होते हैं। यदि 2 शुभ ग्रह कुंडली के लिए शुभ ग्रह केतु के साथ 7वें और 8वें भाव के अंदर बैठ गए, तो ऐसा भी पर्सन मैरिज नहीं करना चाहेगा। नेक्स्ट वन अब कॉम्बिनेशन, ये तो हमने D1 चार्ट में और बर्थ चार्ट में देखे, मगर मैरिज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डिविजनल चार्ट होता है वो D9 चार्ट होता है। नवांश चार्ट के बगैर हम मैरिज के बारे में कभी भी कोई बात नहीं कर सकते। आपको इसकी कुछ लाइंस नहीं दिखाई देंगी मेरी इमेज की वजह से, आप उन्हें नोट करें, आप इसको ध्यान से सुने। मैंने यहाँ पे आपको जो भी है प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया है, वो इसलिए दिया है जिससे कि आप उसको थोड़ा नोट भी कर सकें। अब यहाँ पे यदि कोई लाइन आपको नहीं दिखाई दे रही है पूरी तरीके से, तो आप उसे नोट कर लें, और ऐसे कॉम्बिनेशंस आपको कहीं भी कोई देने वाला नहीं है। नवांश चार्ट में आपको क्या देखना है, देखिए 3 बेनिफिक प्लेनेट को ले लीजिए, मून को छोड़ दीजिए। 4 बेनिफिक हो सकते हैं। ये मैं अब नेचुरल नैसर्गिक शुभ ग्रहों की बात कर रहा हूँ। नवांश चार्ट के अंदर आपका नैसर्गिक शुभ ग्रह जनरली 4 होते हैं। उनमें मरकरी कभी कभी होता है, बुध, और कभी नहीं भी होता, और चंद्रमा कभी होता है, कभी नहीं भी होता, मगर शुक्र और गुरु ऑलवेज नैसर्गिक बेनिफिक प्लेनेट हैं। आपको नवांश चार्ट में 3 प्लेनेट देखने हैं, जुपिटर, मरकरी और वीनस। यदि ये डेबिलिटेटेड हो इन तीनों में से कोई भी एक, और D1 में भी वो डेबिलिटेटेड हो, और 7th लॉर्ड भी हो, मगर अलग अलग कॉम्बिनेशन है, जरा ध्यान से सुनिए। जुपिटर, मरकरी और वीनस नवांश में आपके नीच के हैं, और वो 7th लॉर्ड हैं D1 चार्ट के अंदर, तो वो भी मैरिज नहीं होने देंगे। पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन, वो D1 में भी आपका नीच के हैं और आपके नवांश में भी नीच के हैं, और वो 7th लॉर्ड भी हैं, तो मैरिज होने के और भी डिनाइल के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है।
यहाँ पर एक से ज़्यादा यदि डेबिलिटेड प्लैनेट अवेलेबल हैं इन तीनों में से D9 चार्ट के अंदर, जुपिटर, मरकरी और वीनस में से कोई भी 2 ग्रह यदि नीच के हो गए नवा चार्ट में, तो वो भी डिनाइल मैरिज का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर देखिए 2 और मोर प्लैनेट डेबिलिटेड इन D9 एंड वन ऑफ देम हैव कनेक्शन विद 7th हाउस ऑफ D1 चार्ट, मतलब 7वें D1 के सब 7वें भाव से उनका लिंक होना ही होना चाहिए। तो 5th कॉम्बिनेशन मैंने क्या बताया, D9 चार्ट में जुपिटर, मरकरी और वीनस इनमें से कोई भी आपका नीच का हो रखा है और उसका यदि वो सप्तमेश है D1 चार्ट का, तो वो डिनाइल ऑफ मैरिज का कॉम्बिनेशन है, नो मैरिज का कॉम्बिनेशन है। इसी तरीके से यदि D9 चार्ट के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा ग्रह आपके नीच के हो रखे हैं और उनका यदि 7th हाउस से D1 चार्ट में किसी तरीके का लिंक हो रहा है, तो उस नेटिव की भी वो मैरिज नहीं होने देंगे, वो भी डिनाइल ऑफ मैरिज के कॉम्बिनेशंस हैं। लास्ट वन जो मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगा वो D30 तिरछांश चार्ट जिसे हम बोलते हैं। D30 चार्ट जो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखे होंगे, मेरी काफ़ी रिसर्च है D30 पर, ये सारी चीज़ें आपने देख ली, क्योंकि डिनाइल ऑफ मैरिज आसानी से नहीं बताना है आपको। आपने D1 चार्ट के कॉम्बिनेशन देखे, इसके बाद D9 में भी जो मैंने 1-2 कॉम्बिनेशन बताए हैं वो लग रहे हैं पूरी तरह लग रहे हैं या पार्शियली लग रहे हैं। अब आप D30 चार्ट में जाइए, बगैर डिनाइल ऑफ मैरिज नहीं बताएंगे। D30 चार्ट में जाइए आप, और टाइम आपका एक्यूरेट होना चाहिए, तभी D30 चार्ट बनाइए, अदरवाइज D30 चार्ट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर गलत होगा। तो गलत देखने से बेहतर है अपना देखें। सो इन एडिशन टू एनी वन ऑफ अबव, इफ लग्न और 7th हाउस ऑफ D30, लग्न देखनी है और 7th हाउस पर अशुभ ग्रहों का असर हो त्रिशांश चार्ट में, लग्न को अशुभ ग्रह देख रहे हो, लग्न में अशुभ ग्रह बैठे हों, ये आपके नैसर्गिक अशुभ ग्रह हैं, जैसे मंगल हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, सूर्य होगा, इनका लग्न और 5वें भाव 7वें भाव पर असर है D30 चार्ट में। और आपको D1 में भी कुछ कॉम्बिनेशन नजर आ रहे हैं नो मैरिज के, D9 में भी नजर आ रहे हैं, तीनों में नजर आ रहे हैं। तो अब आप बेधड़क होकर कह सकते हो कि यहाँ पर मैरिज की संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि डिनाइल ऑफ मैरिज में आप पूरी ओवरऑल कुंडली को जरूर एनालिसिस करें। उसकी लग्न और लग्न लॉर्ड भी यदि कमजोर है तो उसकी कुंडली कमजोर हो जाती है। तो जब कुंडली कमजोर होती है तो ग्रह फल नहीं दे पाते, तो ऐसे पर्सन की मैरिज होते होते टूट जाएगी, बार बार होते होते टूट जाएगी। सब कुछ ठीक होते हुए भी वो मैरिज उसकी टाइमली नहीं हो पाएगी या बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो ये मैंने बहुत रिसर्च के बेस पर कुछ एक कॉम्बिनेशंस लगाए हैं जो आप कुंडलियों पर लगा सकते हो। बहुत ही सटीक कॉम्बिनेशन है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जहाँ पर बैठेगा वहाँ डिनाइल ऑफ मैरिज के कॉम्बिनेशन है। जिन लोगों की मैरिज नहीं होती, मैंने जो ये 7 कॉम्बिनेशन बताए हैं, आप ध्यान से देखना, उसमें से कोई न कोई कॉम्बिनेशन जरूर बैठेगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपका सब्सक्रिप्शन से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे चैनल पे उतने व्यूज़ नहीं होते, क्योंकि मेरे वीडियोस नॉलेजेबल होते हैं, उनको लोग जनरली जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है उन्हीं के काम के होते हैं, जिन्हें एस्ट्रोलॉजी नहीं आती उनके काम के नहीं होते। तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल मेरा वो है, आपका व्यूअर्स हैं, जो मेरे दर्शक हैं वो काफ़ी बुद्धिमान हैं, तो वो कम ही दर्शक होते हैं। इसलिए मुझे कोई ये नहीं कि यूट्यूब पर सब्सक्रिप्शन बढ़ने से मुझे कुछ फ़ायदा है, केवल मुझे एक उत्साह मिलता है, एक एनर्जी मिलती है कि ज़्यादा लोग मेरे वीडियोस को देख पा रहे हैं, ज़्यादातर लोगों पर मैं पहुंच पा रहा हूं। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आपने वीडियो देखा है तो। नमस्कार, धन्यवाद।